Hello students, welcome to your chemistry class. Students, chapter first chemical equations and chemical reactions is going on. In previous lectures we did discuss about the combination chemical reaction, decomposition chemical reactions and balancing the chemical equations. But in today's lectures we will discuss about the displacement reactions. Okay, displacement reactions. What is the displacement reaction? स्टूडेंट सपोज करिए आपका कोई एक मोलिक्यूल है ए, ठीक है, इसमें आपके दो एटम्स हैं। इस मोलिक्यूल्स में आपके दो एटम्स प्रेजेंट हैं, ए और बी। ओके, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एक आपका मोलिक्यूल है और इस मोलिक्यूल में आपके टू एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं आपके? टू एटम्स। अगर इस मोलिक्यूल में प्रेजेंट इन दोनों एटम में से किसी एक एटम को किसी अदर एटम्स के द्वारा रिप्लेस करा दें हम, तो हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पर ए और बी एक मोलिक्यूल्स में दो एटम्स हैं, इनमें से किसी एक एटम को, सपोज करो बी एटम्स को, इस बी एटम्स को किसी अदर सी एटम्स द्वारा क्या करा दिया गया, रिप्लेस करा दिया गया। ठीक है, तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा? इस सी ने क्या कर दिया है, इस सी ने इस बी को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद ने क्या बना लिया, बी सी, और इस एटम्स को क्या कर दिया, ए को सिंगल छोड़ दिया। तो ये हो जाते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि इसमें से एक मोलिक्यूल्स को किसी अदर तीसरे एटम्स द्वारा रिप्लेस करा दिया गया है, तो हम उसको रिप्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, किसी एक एटम द्वारा करा रहा है तो हम इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर दो एटम्स द्वारा कराया जाता, सपोज करो कि आपका यहाँ पर क्या था कि ए बी एक मोलिक्यूल था, ये रिएक्शन करता सी और डी से, तो सी क्या करता, इस बी को डिस्प्लेस करता और डी क्या करता, इस ए को करता, तब हम इसका नाम देते डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। लेकिन जो रिप्लेसमेंट है आपका, यानी कि ए बी में इस सी के द्वारा रिप्लेसमेंट एक केवल सिंगल एटम कर रहा है, इस सिंगल एटम द्वारा बी का रिप्लेसमेंट हो रहा है, तब आपका एक नया प्रोडक्ट ए और एक न्यू प्रोडक्ट बी सी फॉर्म हो रहा है। तब हम इस इक्वेशन को नाम देंगे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम। ये है, देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, जिसको हम बोलते हैं CuSO4 सॉल्यूशन। CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो आपका ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, एक आयरन नेल डाल देते हैं। आयरन नेल, जो लोहे की आपकी कील होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, लोहे की, यानी कि आयरन की। आयरन का सिंबल होता है आपका Fe। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है आपका CuSO4। ओके, अब क्या होता है कि जब हम इस CuSO4 के सोल्यूशन में इस आयरन नेल को डालते हैं, तो आयरन क्या करता है, इस CuSO4 सोल्यूशन में से Cu को डिस्प्लेस कर देता है। किसको डिस्प्लेस कर देगा, Cu को, और खुद क्या आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा और कंपाउंड बना लेगा FeSO4, और कॉपर क्या रह जाएगा, सिंगल रह जाएगा। ठीक है, तो CuSO4 सॉल्यूशन में Cu का डिस्प्लेसमेंट केवल एक एटम Fe के थ्रू हुआ है, इसलिए हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शंस की एक खासियत ये होती है, ये क्वेश्चंस भी है आपका, कि बिफोर द रिएक्शंस बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन द सॉल्यूशन इज ब्लू कलर, बट आफ्टर द रिएक्शंस इट बिकम्स लाइट ग्रीन कलर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट, जब रिएक्शन से पहले क्या था कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, क्योंकि इसमें कॉपर प्रेजेंट था। लेकिन जब रिएक्शन हो गई तो Fe ने, आयरन ने CuSO4 सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसको हटा दिया कि तुम जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तब वो क्या बन गया, FeSO4 सॉल्यूशन। तो जब कॉपर ही नहीं है, कॉपर की वजह से सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू था, तो अब ब्लू नहीं रहेगा, अब वो कैसा बन गया, ग्रीन हो गया, क्योंकि FeSO4 का सॉल्यूशन आपका ग्रीन कलर का होता है। किसका होता है, ग्रीन कलर का। ओके, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट और इन ए डबल रिप्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस द कैटायन एंड एनायंस ऑफ टू कंपाउंड्स स्विच प्लेस। ओके, इसमें क्या होता है, देखो मैंने पहले भी बताया है आपका कि अगर एक मोलिक्यूल में प्रेजेंट दो एटम्स का डिस्प्लेसमेंट किन्हीं अदर दो एटम से ही हो रहा हो तो वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर एक मोलिक्यूल में प्रेजेंट दो एटम्स का रिप्लेसमेंट केवल एक एटम से के थ्रू हो रहा हो तो वो आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर ए और बी एक मोलिक्यूल है, सी और डी एक मोलिक्यूल है। इस मोलिक्यूल्स में आपके दो एटम्स ए भी प्रेजेंट है, इसमें आपके सी डी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है कि ये आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं और न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं ए डी और सी बी। यानी कि इस डी ने क्या करा है, बी को रिप्लेस कर दिया है और खुद इसकी जगह आ गया। ठीक है, और बी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया आपका, तो प्रोडक्ट बन गया आपका ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ए एन सी आर कैटायन यहाँ पर क्या है आपके, जो हमारा स्टूडेंट शुरू वाला होता है ना, जैसे ए है तो यहाँ पर ये आपका कैटायन होगा। कैटायन का मतलब होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ए और सी जो हैं आपके स्टार्टिंग वाले वो कैटायन होते हैं और एनायन क्या होते हैं, एनायन आपके होते हैं जिन पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर आपका Ag पॉजिटिव, ठीक है, और सोडियम पॉजिटिव, ये दोनों आपके क्या होते हैं, कैटायन होते हैं। जबकि आपके Cl निगेटिव और NO3 निगेटिव है, ये आपके एनायन होते हैं। तो हम इसको क्या कह देते हैं कि एनायन और कैटायन का एक्सचेंज भी हम इसको बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैटायन एनायन का एक्सचेंज ही तो हो रहा है कि इसका कैटायन तो यहाँ पर चला गया आपका जो है कि AgCl और ये NO3 बन गया। तो इन आपस में क्या करा है, कैटायन एनायन को एक्सचेंज कर दिया है। ओके, तो इसका आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एरो से ये आपका आइस क्यूब है। जब आइस क्यूब को आप सराउंडिंग में रख देंगे तो आइस क्यूब क्या होता है कि सराउंडिंग से आपका ज़्यादा ठंडा होता है। आइस क्यूब सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ का जो एरिया होता है वो हमारा सराउंडिंग कहलाता है। आप अपने किचन में जाइए, फ्रिज में से आइस क्यूब निकालिए और उसको किचन में रख दीजिए। तो किचन क्या है, आपका सराउंडिंग है, एक नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पर है, लेकिन आइस क्यूब का जो टेम्परेचर है वो आपका, यानी कि आइस क्यूब जो है बहुत ही ज़्यादा कूलर है किससे, सराउंडिंग से। तो जब वो मेल्ट होगी तो मेल्ट होने के लिए क्या करेगी, वो हीट को क्या करेगी, रिलीज़ करती है। ठीक है, हीट को वो रिलीज़ करती है। तो ये जब आइस आपकी वाटर में कन्वर्ट होगी तब तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन क्या है कि अगर आप वाटर को आइस में कन्वर्ट करना चाहेंगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, आपकी हीट को एब्जॉर्ब करेगी। जैसे कि अगर मैं मान लो ये है कि वो आइस क्यूब है आपका, आइस क्यूब क्या करता है, जब उसको मेल्ट होने की ज़रूरत पड़ती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है अपनी सराउंडिंग से। ठीक है, तो वो हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो हीट का एब्जॉर्बेशन क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुआ। ठीक है, यानी कि हीट उसमें एंटर कर रही है। तो तब आ जाएगा आपका क्या, हीट को देखो यहाँ एरो से दिखाया गया है, ये आपका एंटर कर गई इसमें हीट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, अब क्या है कि एक्सोथर्मिक में देखें कि आप एक माचिस की तिल्ली जलाएं या आप खाना बनाएं या आप चाय बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो वो प्रोसेस आपकी जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप उसको हीट नहीं देंगे। चाय कब बनती है, जब हम उसको हीट देंगे। ठीक है, तो ये तो सब सारी किस में आ जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। लेकिन एक्सोथर्मिक क्या होती है कि जिसमें हीट रिलीज़ होती है, जिसमें हीट रिलीज़ हो। रिलीज़ होने का मतलब है जैसे आप बर्निंग ऑफ पेपर, कोई भी कागज़ का टुकड़ा जला रहे हैं, ठीक है, या मैं बात कर दूँ आपकी एसिड और वाटर की रिएक्शन। जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो भी हीट प्रोड्यूस होती है, जो बीकर होता है वो आपका गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। और इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। ठीक है, एसिड वगैरह की रिएक्शन भी आपके एक्सोथर्मिक में आएगी।
इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चलिए हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको हो गया कि जिसमें आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है वो आपकी एंडोथर्मिक होती है, जिसमें हीट आपकी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि होटर देन सराउंडिंग, जहाँ से आपकी हीट रिलीज हो रही है वो एरिया ज़्यादा होटर होता है सराउंडिंग से। और एंडोथर्मिक में क्या आता है कि जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, वो एरिया ज़्यादा कूलर होता है देन सराउंडिंग के। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आओ, पहले एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो, डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर। अगर हम साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आएगा, ठीक है, क्योंकि जब हीट होगा, अगर हम ये कहते हैं ना कि हॉट वाटर में साल्ट जो है वो जल्दी घुल जाता है इन कंपेरिजन ऑफ कोल्ड वाटर के। कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में हॉट वाटर में जल्दी आपका घुलता है, ठीक है। तो डिजॉल्विंग ऑफ साल्ट इन वाटर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। इसके बाद बेकिंग ब्रेड को बनाना, ब्रेड कैसे बनेगा, टेम्परेचर पर ही बनता है, उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। फोटोसिंथेसिस, ये भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और आपकी सनलाइट होती है। तो सनलाइट एक हीट का ही तो सोर्स है, तो आपकी फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, ठीक है। वाटर का इवेपोरेशन होना वो भी आपकी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वाटर क्या करता है कि सनलाइट से आपका हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आपका इवेपोरेशंस भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में, जैसे रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड एसिड, ठीक है। कैंप फायर भी आपका एक एक्सोथर्मिक, क्योंकि कैंप फायर को आप फायर जब जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे तो वो क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, एक्सोथर्मिक का है। वाटर एसिड की रिएक्शंस कराएंगे, वो भी एक्सोथर्मिक का है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आपकी किसी लोहे की चीज़ पर जंग लग जाता है तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल होता है। न्यूक्लियर फिशन भी आपका एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट आपकी रिलीज होती है। फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस, ठीक है, वाटर को आइस में कन्वर्ट करना, ये भी आपका एक्सोथर्मिक का रिएक्शन आ जाएगा, फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस। ओके, तो ये सब आपके क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स, अब क्या है कि आपको ये वर्क आपको कॉपी में करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन आपको, ए रिएक्शन इन विच ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट फॉर्म ए कंपाउंड प्रेजेंट इन डिजॉल्व स्टेट। ओके, कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब आप ये एक और देखेंगे कि जो एलिमेंट आपका दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके नोट पॉइंट दिए गए हैं। ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल फॉर्म इट एक्वा सोल्यूशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है, कौन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो बेटा इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, कि कौन सी मेटल डिस्प्लेस करेगी, कौन सी मेटल डिस्प्लेस नहीं करेगी। ओके, ए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस ए लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन मेटल्स फ्रॉम इट्स एक्वा सोल्यूशन। दोनों के लिए आपकी एक टेबल आएगी, आप फिलहाल आप इसी को नोट करेंगे, टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ZnClSO4 वाला है, कॉपर वाला है, आयरन वाला है और क्लोरीन वाला है। ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, आपको पता ही है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू गिव न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड ए डबल displacement reaction. The two reactants are generally water soluble. Such double displacement reaction take place with the formations of a precipitate, evolutions of a gas or change in color. यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी तो आपको कौन कौन से चेंजेस मिलेंगे कि वहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है या नहीं बन रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सम अदर एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, बेरियम क्लोराइड का है और NaNaCl का है, ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो भी मैंने ऊपर बताया है कि जब आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी तो उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल आएगा। ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग्स ऑफ टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जैसे NaCl को और AgNO3 की जब हमने रिएक्शंस कराई तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाता है कि सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो
किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो ये आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ओके, इसी तरह से बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो बेरियम सल्फेट का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये जिसमें आपके जिस रिएक्शंस में, जिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है वो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में आती है। इनसॉल्युबल साल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जितने भी आपके इनसॉल्युबल साल्ट होते हैं वो सब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन द्वारा बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल साल्ट है, सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल साल्ट है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये बहुत कॉमन रिएक्शंस है आपकी। द इंट्रैक्शंस ऑफ ए acid with a base to form salt and water is called a neutralization, or it's a chemical reactions which H ions form an acid react completely with OH ions of a base to form undissociated water molecules। न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शंस क्या होता है, जब कोई एसिड जो है किसी बेस के साथ रिएक्शन करती है तो हमारा साल्ट बनता है, और वो साल्ट हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि एसिडिक करैक्टर कैसे न्यूट्रलाइज हो रहा है आपका, जब वो बेस के साथ रिएक्शंस कर रहा है। एसिड क्या देते हैं आपके, एच आयन देते हैं, बेस क्या देते हैं आपके, ओ एच आयन देते हैं। तो एच आयन जो हैं वो ओ एच आयन के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं आपका, वाटर, और वाटर इज ए न्यूट्रल। ओके, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में आएगा। आप इसमें से ये क्वेश्चन करेंगे और इनमें से आप कोई सी भी एक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, द एसिडिटी ऑफ सॉइल इज़ रिमूव्ड बाय एडिंग सेलेक्ट लाइम। अगर जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसकी एसिडिटी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, सेलेक्ट लाइम मिलाकर, क्योंकि सेलेक्ट लाइम नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। तो सॉइल आपकी अगर एसिडिक है और उसमें आप सेलेक्ट लाइम मिला रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। एंटी एसिड टैबलेट्स कंटेनिंग ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। अगर किसी पर्सन को एसिडिटी है तो हम उसको एंटी एसिड की टैबलेट दे सकते हैं, और एंटी एसिड टैबलेट में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है। नेक्स्ट है आपका द स्टिंग ऑफ येलो वेस्प, यानी कि जो आपकी पीली वाली वो ततैन टाइप्स की होती हैं, वो कंटेन ए अल्कलाइंस इज न्यूट्रलाइज बाय ए रबलिंग एसिटिक एसिड विनेगर on the affected area. The sting of ants and bees contain formic acid and can be neutralized by rubbing with a soap or some other alkalis। स्टूडेंट्स, जो आपकी आंट होती है, आंट स्टिंग में, या जो आपकी ततैन होती है पीली वाली, उसके स्टिंग में जो है वो आपका फॉर्मिक एसिड होता है, और अगर वो कहीं काट लेती है तो आप उस एरिया पर कोई भी एल्कली प्रोडक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस शिप यूज द एल्कली टू न्यूट्रलाइज द हार्मफुल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्ट। ओके, तो ये आपकी सब हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दी है कि जिसमें आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, और जिसमें आपकी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है, वो आपकी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ओके, आप वीडियो देखिए, जो भी कोई आपकी क्वेरी हो वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके।